हाय एवरीवन, केडी किड्स कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोगों का के सामने साइंस यानी कि विज्ञान का एक शानदार सा टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन और रिस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने मानव पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यह जाना था कि किस प्रकार से जो हम मनुष्य जो है वह खाद्य भोज्य पदार्थ को जटिल रूप में ग्रहण करते हैं और फिर उसे पाचन की क्रिया की मदद से उसे सरल रूपों में तोड़ते हैं। अब जो हमने सरल रूप में भोजन को तोड़ा है, मतलब हमने जटिल रूप में ग्रहण किया था। जैसे सेब है, एक जटिल रूप है, उसको मैंने ग्रहण किया, वहां जाके उसको काई चाइल की तरह उसे बनाया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब उस फॉर्म से हमें अगर शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो उस ऊर्जा का उत्पादन मतलब उस फॉर्म से अगर हमें ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो उस फॉर्म को हमें ऑक्सीडेशन करना होगा। मतलब कि मतलब सरल पदार्थ पर जब तक ऑक्सीजन की क्रिया मतलब ऑक्सीजन वहां नहीं जाएगी और वहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीकरण वहां नहीं होगा उस भोज्य पदार्थ का, तो हमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। मतलब ऊर्जा का उत्पादन हमें करना है तो जो हमने खाया था और उसे जो हम सरल पदार्थों में जो हमने बनाया है उसको मतलब ऑक्सीकृत करना होगा, और उसे ऑक्सीकृत करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और वह ऑक्सीजन जो है हम लोग अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, यही श्वसन के माध्यम से और श्वसन तंत्र के माध्यम से। हम ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से लेते हैं, हम शरीर के अंग के भीतरी अंग में हम वहां पहुंचाते हैं, जहां पर जो सरल पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, उनका ऑक्सीकरण होता है और उनसे हम लोग आसानी से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आज हम वही रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और श्वसन अंग के बारे में पढ़ने हैं कि मानव में किस प्रकार से जो भी उच्च वर्गीय जंतु हैं जो लंग्स से या फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक है, उनमें से एक है हमारा ये मेमेलिया वर्ग, जो हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी जो रेप्टिलिया वर्ग है और एम्फीबियन वर्ग जो है, उनमें भी फेफड़े से श्वसन होता है। जिसमें हमने सिर्फ एक टॉपिक आज लिया है, वो है मानव श्वसन तंत्र। हम लोग ह्यूमन में जानेंगे कि किस प्रकार से श्वसन की क्रियाएं होती हैं और बाकी के जो श्वसन अंग के पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो श्वसन रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें बहुत सारे अंग जो है पार्ट होते हैं। ये अंग मिलकर ही हमारे मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है वह नाक, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा नाक होता है, यानी कि नोज होता है। जो हमारा यह पार्ट है हमारा क्या कहलाता है, नोज कहलाता है, ठीक है। नोज पहला, नासिका छिद्र, नासिका वेश, प्रघान और घ्राण छिद्र। ये प्रघान और घ्राण चित्र जो है, यह नासिका वेश के ही ऊपर और नीचे के पार्ट, मतलब ये होते हैं नोज के ऊपर पार्ट होते हैं। पार्ट में पढ़ेंगे ग्रसनी और श्वासनली। ग्रसनी में कंठ द्वार, ठीक है, और ये श्वासनली। फिर फेफड़ा हमारा ये पांच, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ठीक है। तो ये 6 पार्ट जो मिलके हमारे क्या कहलाते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। मतलब हमारा श्वसन अंग जो है इन 6 पार्टों से मिलके बना है। सबसे पहले क्या होता है, नाक। नाक जो होता है हमारा, ये वाला पार्ट होता है हमारा, क्या कहलाता है, नाक कहलाता है। यह जो नाक वाला पार्ट है वह स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 नासिका छिद्र के द्वारा होता है। ये जो आप छेद देख रहे हैं, यह क्या कहलाता है, हमारा नासिका छिद्र कहलाता है, नॉस्ट्रल्स कहलाता है, ठीक है। और दोनों छेद आगे की ओर, दोनों छेद आगे की तरफ पाइप की तरह गए थे। हमने यहाँ पे बना दिया है। यह जो छिद्र है यह हमारा क्या कहलाता है, नासिका छिद्र कहलाता है। और यह जो नासिका छिद्र अलग पाइप की तरह गया है अंदर, और यह नासिका छिद्र अलग, मतलब जो नासिका छिद्र आगे की ओर नासिका विस्म में खुलती है और यह दोनों नासिका विस्म नासा पट्टिका के द्वारा अलग होती है। जब आप अपना 2 उंगली नासिका छिद्र में डालेंगे तो देखेंगे कि दोनों छिद्रों के बीच एक पट्टी है जो कि हिलती डुलती है, वह नासिका पट्टिका कहलाती है और यह दोनों चैम्बर नासिका विस्म कहलाते हैं। और प्रघान या प्रकोष्ठ, यह जो होता है आगे वाला पार्ट जो होता है, इसको हम प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं। और ये जो छोटा है घ्राण क्षेत्र जो है, यह घ्राण क्षेत्र हमारा, यह ऊपर का जो छोटा सा क्षेत्र जो कि पतला होता है, छोटा होता है, यह हमारा घ्राण क्षेत्र होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, और इसको हम वेस्टिब्यूल इंग्लिश में कहते हैं। मैंने इंग्लिश ऑलरेडी बोर्ड पर लिख किया है कि जो सीबीएसई वाले बोर्ड है, यहाँ भी ऑफलाइन में बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे आते हैं, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश वर्ड का यूज किया है टर्म, बाकी समझाएंगे हिंदी में।
और हिंदी में तो लिखा ही हुआ है। तो आप लोग ये समझ गए कि नाक क्या होता है, नासिका छिद्र क्या होता है, नासिका वेस्म क्या होता है। इसको हम लोग नोजल कैविटी कहते हैं, इसको हम लोग नोजल कैविटी कहते हैं, नोजल चैम्बर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी नासिका वेस्म का ही आगे का हिस्सा जो होता है, नासिका जो वेस्म है का ये जो आगे का हिस्सा है, ये प्राघान कहलाता है। और अंदर जो इसमें जो छिद्र है ना, प्राघान जो छिद्र है, उस प्राघान क्षेत्र में, ठीक है, इसको छिद्र को हम नासिका छिद्र कहते हैं। नाम थोड़ा मतलब थोड़ा अटपटा टाइप का है, बट याद रखना प्राघान जो होता है, यह जो छिद्र है अंदर का, जो ये प्राघान जो क्षेत्र है, उसके अंदर से रोम युक्त त्वचा होता है। मतलब उसमें जो है कुछ बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल आते हैं, क्योंकि यह बाल का क्या काम है, जब भी हम सांस लेते हैं तो बाहरी वातावरण से बहुत सारे धूलकण बैक्टीरिया हमारे सांस के माध्यम से अंदर जा सकते हैं, उन सबको रोकने के लिए यह बाल होता है, ठीक है। जो यहाँ पे छोटे छोटे आप देखते होंगे नाक में एक वेस्ट में अच्छे से यह दिखाई देता है, तो वो छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको हम रोम युक्त त्वचा कहते हैं, जो हमें बाहरी वातावरण से जो बैक्टीरिया या धूलकण जो हमारे वायु के द्वारा जाएंगे उसको यहीं पे रोक लिया जाता है, ठीक है। घ्राण क्षेत्र जो होता है, घ्राण क्षेत्र जो मतलब ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है, वो ये कहलाता है, ये छोटा वाला जो ऊपर में जो यही फैल के ऊपर में गया वो घ्राण क्षेत्र है। उस घ्राण क्षेत्र हमारा छोटा होता है, ठीक है। घ्राण क्षेत्र छोटा होने के कारण ही मनुष्यों में सूंघने की क्षमता भी कम होती है, और यही कुत्तों सब में देखा जाता है, जो भी डॉग्स होते हैं उनका जो घ्राण क्षेत्र होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, इसलिए उन लोगों के पास सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, यह घ्राण क्षेत्र के कारण होता है। घ्राण क्षेत्र में ही क्या होता है, घ्राण क्षेत्र में ही हमारा एक म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है, वो म्यूकस स्रावित करता है। यह वास्तव में ये जो नासिका वेस्म है और यह घ्राण क्षेत्र, यहाँ पे एक म्यूकस स्रावित होते रहता है। उसका क्या काम होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है या कोई ऐसा धूलकण है जिसको यह रोम युक्त त्वचा जो बाल है वो पकड़ नहीं पाया, तो वो अंदर चला जाएगा, तो उस अंदर को यह जो है मतलब म्यूकस जो है वो रोक लेगा। म्यूकस एक द्रव्य होता है, द्रव टाइप का होता है, जिसको आप लोग लोकल भाषा में कहते हो ना, नाक साफ करना या छिड़क देना, जो नाक से गंदगी बाहर निकलती है, ठीक है, या उसके हम अपने भाषा में बोलते हैं नेटा या मिट्टी, जो भी बोला यूज किया जाता है, वह जो निकलता है वह यहाँ म्यूकस स्रावित होता है। वह म्यूकस का भी वही काम है कि यहाँ जो बच गया, मतलब जिसको हम यहाँ त्वचा जो है रोम युक्त त्वचा वह नहीं पकड़ पाया, तो वो अंदर चला जाता है, उस अंदर को यह निश्चित पकड़ लेगा, यह जो म्यूकस स्रावित होता है वो पकड़ लेता है, और वही क्या करता है, बैक्टीरिया को यहीं पे रोक लेता है। इसके अंदर बैक्टीरिया या इसके अंदर धूलकण नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर जाता है किसी माध्यम से तो वो आपके अंग को मतलब अंग को वह खराब कर सकता है, या आपका अंग जो है वो प्रभावित होगा, ठीक है। तो यह म्यूकस क्या करता है, उस गंदगी को रोकता है। इसलिए आप लोग देखते हैं बहुत लोगों का आदत होता है कि अगर आप लोग उसे मतलब बार बार साफ नहीं करते तो वह म्यूकस जो है ना गंदगी को यहीं पे जमा करता है, जिससे हमारा नाक के अंदर में जो है ना वो जम जाता है, जिसको हम लोग उंगली से, लोगों का आदत होता है उंगली से निकालना, साफ करना, वह काला रंग का निकाल के साफ कर दिया, तो वह गंदगी होता है, वो जो निकालना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए यह लोगों की आदत होती है हर कुछ कुछ देर होता है, अगर उनको गंदगी लगता है कि नाक जम हो गया, अगर ज्यादा जमा हो जाता है, अगर उनसे साफ नहीं करेंगे तो फिर हमें सांस लेने में भी कठिनाई का सामना होता है। गर्मी के दिनों में यह कुछ ज्यादा होता है कि, ठीक है। तो ये आई होप कि आपका ये बाहरी आवरण जो है नोज के बारे में सब समझ गए हैं। एक बार इसके आगे जो हमारा घ्राण क्षेत्र है, यह घ्राण क्षेत्र है वह हमारा कंठ द्वार में खुलता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि कंठ द्वार में दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है जो हमें खाना को लेके जाता है और एक होता है जो हमारे सांस को लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन को लेके जाता है। खाना को लेके जो जाता है वह हमारे ग्रास नली होते हुए जाता है, और जो कंठ द्वार में आता है वह सांस नली के, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह ग्रसनी में पढ़ रहे हैं, कंठ द्वार मतलब वह हमारे फेरिंक्स से होते हुए श्वास नली ट्रेकिया में चला जाता है। मतलब अगर मान के चलिए यहाँ पे दो छिद्र हैं, ये नाक से जा रहा है और ये मुंह से जा रहा है, तो यही दोनों आपस में यहाँ आके मिल जाते हैं, मतलब यह कंठ द्वार और ये दोनों आपस में मिलते हैं। यहाँ पर एक चैम्बर एपिग्लोटिस, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, और एपिग्लोटिस नाम का एक अंग पाया जाता है। एपिग्लोटिस जो होती है वह क्या करती है, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो श्वसन अंग को बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वह श्वसन अंग को खोल देता है, ताकि सांस हमारा आसानी से क्या हो, ग्रसनी से होते हुए ट्रेकिया में प्रवेश कर जाए। तो कंठ द्वार में दो छिद्र होते हैं, एक को कहते हैं निगल द्वार, निगल द्वार मतलब खाना को निगलने का, और एक को कहते हैं कंठ द्वार।
तो हमने पिछली बार बताया था कि निगल द्वार और कंठ द्वार के पास में एक एपिग्लोटिस नाम की रचना पाई जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो वह एपिग्लोटिस क्या करता है, सांस वाले नली को बंद कर देता है ताकि सांस वाले नली में खाना न चला जाए। ठीक है, कंठ द्वार में खाना न चला जाए। और जब हम सांस लेते हैं तो यह एपिग्लोटिस खुल जाता है और सांस हमारा सीधे नीचे की ओर जा जाता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हम नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ कंठ द्वार पर दोनों नली आपस में जुड़े होते हैं। एपिग्लोटिस द्वारा सिर्फ कंठ द्वार को अलग किया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस उसको बंद कर देता है, जिससे कि खाना जो है श्वास नली में नहीं जाता है। तो इसे भी आपको समझिए कि हाँ, एपिग्लोटिस याद रखना है। एपिग्लोटिस नाम की एक रचना होती है। तो कंठ द्वार और निगल द्वार में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह दोनों नली एक जगह फेरिंग्स में जाकर दोनों नली आपस में जुड़ती है, दो छिद्र होता है। ठीक है, अब कंठ द्वार के आगे जो हमारा यह जो है, यह पार्ट आगे जाके ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया से ठीक पहले हमारा एक स्वर यंत्र होता है, लैरिंग्स इसको कहते हैं। स्वर यंत्र का क्या काम होता है कि यह मनुष्यों में पतला, मनुष्यों में थोड़ा मोटा होता है और महिलाओं में थोड़ा पतला होता है, जिस कारण से महिलाओं की आवाज हम लोगों की तुलना में, मतलब पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा पतला आवाज होता है, और हम लोगों का जो होता है वो थोड़ा सा आवाज मोटा होता है। यह हमारे स्वर यंत्र के कारण ही होता है। स्वर यंत्र के मोटे और पतले होने के कारण क्या होता है, जो महिलाओं का आवाज होता है वो पतला होता है और हम लोग का थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, या किसी मनुष्य में है कि स्वर यंत्र पतला है तो उनका आवाज भी महिलाओं जैसे हो सकता है। ये कभी कभी सिंगर लोग जो होते हैं, जो मतलब सिंगर लोग, कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों की आवाज में गाते हैं, उन लोगों में ऐसी रचनाएं होती हैं, मतलब वो रचनाएं होती है जो वो ऐसा आवाज निकाल सकते हैं। और कुछ लोग तो प्रैक्टिस पे भी निकालते हैं पतला सा आवाज। तो यह षड्यंत्र हो गया जो ट्रैकिया से ठीक ऊपर होता है, और यही फिर हमारा कंठ द्वार आगे जाते हुए ट्रैकिया में पहुंचता है। ट्रैकिया हिंदी में श्वास नली कहते हैं और इंग्लिश में उसे ट्रैकिया कहते हैं। वह एक लंबी सी रचना है जो कि लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 16 mm का उसका व्यास होता है। ठीक है, यह ट्रैकिया है। ट्रैकिया में यह जो ट्रैकिया है, इसका जो लंबाई होता है वह 11 सेंटीमीटर होता है, और यह जो व्यास होता है, यह जो व्यास होता है यह लगभग 16 mm होता है। ठीक है, ट्रैकिया का यह आकृति है, ट्रेकिया की रचना है। और इस ट्रेकिया में एक वलय प्रकार का उपास्थि के वलय बने होते हैं, जो क्या करता है, ट्रेकिया को पचकने से रोकता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रेकिया ऐसा पचक जाए, फैल जाए, तो यह अंदर में एक वलय प्रकार का इस प्रकार की रचना पाई जाती है जो इस नली को पचकने नहीं देती है। ठीक है, इस नली को पचकने नहीं देती है, जिससे हमारा जो है सांस जो है आसानी से नीचे तक आता है। और ट्रेकिया ही आगे जाकर दो भागों में बट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिया कहते हैं या ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, उसे हम ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में बट जाता है। हमने यहाँ दिखाया है, यह जो है यह हमारा ट्रेकिया है। यह ट्रेकिया नीचे आया और दो भागों में क्या हो गया, बट गया। यह जो दो भागों में बट गया है इसे ही हम लोग श्वसनिया कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज नजदीकी हो गई है, थोड़ा छोटा सा पिक्चर बना है, और थोड़ा अगर क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बड़ा बना के दिखा रहा हूँ कि यह हमारा ट्रेकिया आया है और यह ट्रेकिया दो भागों में बट गया है, मतलब कि श्वसनिया में बट गया है। ठीक है, और यही श्वसनिया फिर आगे जाकर एक और पार्ट में बट गया जो आप यहाँ देख रहे होंगे। मतलब एक ट्रेकिया आया, श्वसनिया में बट गया, और फिर श्वसनिया जो है एक और पार्ट में बट गया जिसको श्वसनिकाओं कहते हैं। हमने यहाँ लिख दिया ब्रोंची और ब्रोंचियोस। जब ट्रेकिया आता है तो वह ब्रोंची में बट जाता है, और ब्रोंची जो आगे जाता है वो ब्रोंचियोस में बट जाता है। ठीक है, यह ब्रोंचियोस में आके बट गया, ब्रोंची आया, ब्रोंचियोस में जाके बट गया। वहां से फिर दो पार्ट बचते हैं, वहां से फिर दो पार्ट बचते हैं, एक ये और एक ऊपर का ये। ठीक है, और इस पार्ट को जो बचा हुआ पार्ट है वह हमारा वायु कोष्टिका वाहिनिया कहलाता है। ठीक है, इसको हम वायु कोष्टिका वाहिनिया कहते हैं या एल्वियोलरी डक्ट्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलरी डक्ट्स। अगर यहाँ इसका इंग्लिश लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, ये इसका इंग्लिश है एल्वियोलरी डक्ट्स, इसको इसका इंग्लिश नाम है। यह जो है यह हमारा एल्वियोलरी डक्ट है, और यह एल्वियोलरी डक्ट जो होता है एल्वियोली से जुटा होता है, इसको हम वायु कोश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यह मतलब इस प्रकार की जो आकृति है, इस प्रकार की गुब्बारे की तरह जो आकृति है, थोड़ा इस प्रकार का रचना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं या एल्वियोली कहते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ, यह ट्रैकिया आया, ट्रैकिया दो पार्टों में बट गया। ठीक है, दो पार्टों में बट गया। यह जो दो पार्ट में बटा है इसे हम श्वसनिया कहते हैं या ब्रोंकी कहते हैं, जो मोटा वाला पार्ट है।
और यह ब्रोंकी जो है फिर से एक पार्ट में बट गया है, जिसे हम श्वसनिकाओं कहते हैं। इधर भी बटा है, इधर भी बटा है, इसको हम श्वसनिकाओं कहते हैं, ब्रोंचियोल्स कहते हैं। यह ब्रोंचियोल्स आगे जाके फिर 3 पार्ट में बटा है, मतलब जरूरी नहीं है 2-3 पार्ट में बटेगा, फिर वो आगे जाके टूटेगा। मतलब जो ऐसे समझ, ट्रेकिया आया 2 पार्ट में बट गया, फिर यह आगे जाएगा 1 पार्ट में बट जाएगा, फिर आगे जाएगा 1 पार्ट में बट जाएगा, और यहाँ पे एक और पार्ट होता है, ऐसे करके बटा हुआ है। फिर ये जाएगा 1 पार्ट में बट जाएगा, फिर ये 1 पार्ट में ऐसे करके बटेगा। इस तरह से मतलब बटा है, ठीक है। ट्रेकिया, श्वसनिकाएं, ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, फिर एल्वियोलरी डक्ट्स और यह एल्वियोली। 4 नाम याद रखना है, 5 नाम। ट्रेकिया, उसके बाद ये ब्रोंची और फिर ब्रोंचियोल्स, और उसके बाद जो बचता है वह एल्वियोलरी डक्ट्स, वायु कोष्टिका, और फिर आता है हमारा वायु कोश। ऐसे अंग बटा हुआ है। और यह ट्रेकिया के बाद जो 2 पार्ट बटा है, उसके बाद श्वसनिकाओं से लेके जितने भी पार्ट्स आगे की ओर हैं, ट्रेकिया के बाद का ये श्वसनिया, श्वसनिकाओं, वायु कोष्टिका और वायु कोश सभी जो होते हैं वह लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये सभी पार्ट क्या होते हैं? लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़े के अंदर मौजूद होते हैं। ट्रेकिया नहीं, ट्रेकिया फेफड़ा के अंदर नहीं होता है। ट्रेकिया जो आगे की ओर 2 भागों में बचता है, वहां से जितने भी पार्ट्स बटे होते हैं वह सारे फेफड़ाओं के अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं। तो हमने यहाँ लंग्स लिखा है। अब लंग्स क्या होता है ये समझिए। लंग्स जो होता है वो हमारा स्पेंजी गुलाबी प्रकार का एक रचना है, जो हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लंग्स से सारे श्वसन अंगों को कंट्रोल ज्यादातर करता है। दूसरा कि यह जो लंग्स होता है यह हमारा वक्ष गुहा में स्थित होता है। आप यह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसको हम वक्ष गुहा कहते हैं। यह जो हमारा लंग्स होता है यह वक्ष गुहा में स्थित होता है, ठीक है। यह क्या होता है? वक्ष गुहा में लंग्स जो होता है स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। और लंग्स के ऊपर जो होता है प्लाइटर प्लूरा होता है, और प्लूरा मेम्ब्रेन का आवरण होता है। लंग्स के ऊपर जो होता है यह प्लूरल प्लूरा का मतलब मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। यह प्लूरल मेम्ब्रेन जो है इसको हम पेराइटल प्लूरा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा भी कहते हैं। हमने कहीं पर लिखा है इसे, पेराइटल प्लूरा नहीं लिखा है। मतलब यह जो पार्ट है, मतलब फेफड़ा के ऊपर का एक और लाइन दिया हुआ है, इसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा कहते हैं। यह पेराइटल प्लूरा क्या होता है? यह पेराइटल प्लूरा जो होता है वह पेराइटल मेम्ब्रेन से बना होता है। और पेराइटल मेम्ब्रेन में फिर से मेम्ब्रेन मतलब म्यूकस स्रावित होता है, जो क्या करता है, जैसे भी हमारा फेफड़ा फूलता है या चिपकता है, संकुचित होता है, तो उसके घर्षण को कम करता है वह म्यूकस। अगर वह म्यूकस चारों ओर से नहीं मतलब होगा, मौजूद नहीं होगा, तो जो फेफड़ा है उसका जो घर्षण होगा वह अधिक होगा, लेकिन वह उस घर्षण को कम करता है, ठीक है। तो फेफड़े के बारे में समझ गए। इस दोनों फेफड़ा के बीच में जो यह जगह है, इसी जगह में हमारा वेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम में, श्वसन के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मौजूद होता है वह हृदय मौजूद होता है। हार्ट हमारा इसी में मौजूद होता है, इन दोनों फेफड़ाओं के बीच के छड़। लोग कहते हैं बाएं साइड में, तो ठीक है, हल्का बायां ही साइड होता है, वो हार्ट हमारे बाएं साइड में ही होता है। लेकिन इन दोनों हृदय के ही पुलरल भाग में, हृदय के पुलरल गुहाओं में, जिसको हम कहते हैं हृदय के दोनों ओर पुलरल गुहा, इसका हिंदी नाम है पुलरल गुहा, मतलब आसपास का जो पुलरल गुहा होता है उसी में फेफड़ा मौजूद होता है। फेफड़े की स्थिति अवस्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है कि यह हृदय के किस साइड में होता है। ऐसे बता सकते हैं हृदय के दोनों पुलरल गुहाओं में यह स्थित होता है। फेफड़ा स्पंजी होता है, मतलब इस तरह स्पंज कहने का मतलब रसगुल्ला देख रहे हैं, स्पंज जिसको कहते हैं, रसगुल्ला की तरह होता है, ऐसे चिपचिप में होता है, इसमें गुलाबी कलर का होता है, ऐसे करते रहता है, ठीक है। वक्ष गुहा में स्थित होता है। और इसके अंदर का जो यह जगह होता है यह लगभग 400 से 800 वर्ग फीट, 400 से 800 वर्ग फीट एक बड़ा सा जगह होता है, ठीक है। यह इसके अंदर का जगह होता है। इसके ऊपर चारों ओर एक आवरण होता है जो फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है। उस आवरण को ही हम प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है, वह उसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं, जो इसको मतलब चारों ओर से घिरे हुए रहता है, और उसमें ही म्यूकस स्रावित होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो हमारा फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है उसके घर्षण को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। और फेफड़ा के ठीक नीचे हमारा यह मौजूद होता है डायाफ्राम कहते हैं, इंग्लिश में डायफ्राम कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, अगर यह आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, इसको हम लिख सकते हैं डायफ्राम, डायफ्राम,
डायफ्रागम या हिंदी में डायफ्राम कहते हैं। यह डायफ्राम क्या करता है, हमारे फेफड़ा को उदर गुहा से अलग करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि पेट है ऊपर वो एक्चुअल में पेट नहीं है, उसको हम लोग मतलब उदर गुहा कहते हैं। एक्चुअल में हमारा जो पेट होता है वह अमाशय होता है, स्टोमक होता है, जिसमें एक्सियल स्राविक होता है। वो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो आप लोग वहां जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह जो डायफ्राम हमारे फेफड़ा के ऊपर नीचे करने में, उसको फैलाने और सिकुड़ाने में हमें डायफ्राम क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से हमने श्वसन तंत्र में जितने भी अंश होते हैं उनके बारे में हमने लगभग पढ़ लिया है। अब हमें जो मेन चीज पढ़ना है वह पढ़ना है कि आखिर श्वसन होता कैसे है, इसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि यह जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार संपन्न होती है, अर्थात हम गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से कर पाते हैं, या फेफड़ा जो है किस प्रकार से वायु को लेता है और छोड़ता है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो यह श्वसन की क्रिया है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रश्वास और दूसरा उपश्वास। प्रश्वास यानी कि इंस्पिरेशन और उपश्वास यानी कि एक्सपिरेशन। ठीक है, प्रश्वास क्या होता है, बाहरी वातावरण से O2 को जो हम ग्रहण करते हैं, हमारा फेफड़ा बाहरी वातावरण से जो O2 को लेता है, यह क्रिया हमारा क्या कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है। ठीक है, प्रश्वास के समय में क्या होता है, हमारा जो यह फेफड़ा मतलब फेफड़ा है वो फैलता है। ठीक है, हमारा जो फेफड़ा है वो फैलता है, क्योंकि फेफड़ा जो होता है 12 जोड़ियों, जो हमारी अंदर में जो रिब्स है मतलब पसली जो है वह 12 जोड़ियां होती है, उन जोड़ियों के अंदर में ही हमारा फेफड़ा मौजूद होता है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारा फैलता है। ठीक है, अर्थात जैसे हम सांस लिए तो हमारा फेफड़ा क्या होगा, फैला। यह फेफड़ा फैलने में दो तीन चीजें मदद करती है। पहला एक तो कि जो रिब्स के अंदर जो पसलियां हैं उनकी जो पेशियां होती है के बीच में जो पेशियां मौजूद होती है वह संकुचित होती है, वो फैलती है। ठीक है, और दूसरा डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है वह भी नीचे की ओर खसकता है। हमारा जो डायफ्राम है वो भी नीचे की ओर खसकता है। तो यह जो हमारा वक्ष हुआ है, मतलब ये जो फेफड़ा है यह ऐसे फैलता है बाहर की, जैसे कि यह फैलता है। फेफड़े के फैलने से क्या होगा, फेफड़े के अंदर का आयतन बढ़ गया क्योंकि फेफड़ा फैला है। क्योंकि फेफड़ा में पहले से जो वायु था तो वायु तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन फेफड़ा फैल गया और वायु उतना ही है, जिससे क्या होता है कि वायु का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाता है क्योंकि आयतन बढ़ गया और वायु कम ही है, तो वायु दाब कम हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि बाहर का जो वातावरण का सांस जो है, बाहरी वातावरण में थोड़ा दाब ज्यादा होता है, जिस वजह से बाहरी वातावरण से वह दाब को क्या कर मतलब ऑक्सीजन को खींच लेता है। यह होता है आयतन बढ़ जाने से और वायु का दाब कम हो जाने से हमारा प्रश्वास की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑक्सीजन को लेना यह क्या कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है। और हमने बता दिया कि प्रश्वास किस प्रकार से होता है, यह इतना समझना है शॉर्टकट में। डायफ्रागम नीचे जाता है, हड्डी की ये जो मतलब रिब्स की जो पेशियां हैं वह फैलती है, जिससे फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ा के अंदर में जो वायु मौजूद है वह कम हो जाता है, जिसका अर्थात वायु का आंशिक दाब कम हो जाता है, जिससे बाहरी वातावरण से O2 को फेफड़ा खींच लेता है। इसकी ठीक विपरीत होती है उच्छ्वास यानी कि एक्सपिरेशन। उच्छ्वास में क्या होता है, हम फेफड़े से CO2 को बाहर कर देते हैं, इस क्रिया को हम उच्छ्वास कहलाता है, उच्छ्वास में कहते हैं। उच्छ्वास में क्या होता है कि जब फेफड़े में हमारा CO2 आता है, फेफड़े में जैसे हमारा CO2 आएगा उस समय रिब्स जो है वह ऐसे धीरे धीरे पिचकता है और डायफ्रागम भी ऊपर की ओर उठता है। तो रिब्स पिचका, डायफ्रागम ऊपर की ओर उठा, इससे क्या होता है कि जो उस पर आंशिक दबाव बढ़ जाता है, मतलब जैसे ही छोटा हो जाएगा फेफड़ा उसका आंशिक दबाव कम हो जाएगा, तो वह क्या करेगा, पिचकता है। पिचकने से क्या होगा कि CO2 को वह बाहर की ओर आसानी से फेंक देगा। CO2 का दाब ज्यादा हो जाए, पिचकेगा तो CO2 का दबाव ज्यादा बढ़ेगा, तो वह CO2 आसानी से फेफड़े से बाहर आ जाएगा। इस कारण से हमारा उच्छ्वास की क्रिया संपन्न होती है। और यह प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों का सम्मिलित रूप ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी कि ब्रीथिंग कहलाता है। जब भी श्वसन पूछा जाता है मतलब कि ब्रीथिंग क्या होता है, तो दोनों का सम्मिलित रूप ही ब्रीथिंग कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, प्रश्वास यानी कि O2 का ग्रहण करना और उच्छ्वास CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, और क्यों होता है मैंने वो भी चीजें आपको बता दिया है। अब आगे समझते हैं कि पूरा प्रोसेस समझते हैं, एक्चुअली O2 जाता कहाँ है और फिर CO2 कहाँ से आता है। जब हम बाहरी वातावरण O2 को, यह डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा। बाहरी वातावरण से जब हम O2 को लेते हैं, ठीक है, तो यह फेफड़े में जाता है और फेफड़े में जो हमारा यह अल्वेओली है, यह इस प्रकार की जो आकृति है,
या जो एल्वियोली है फेफड़े में, वहां पर ऑक्सीजन श्वसन अंग के से होते हुए वो एल्वियोली में जाता है। ट्रेकिया होते हुए, वाहिकाएं होते हुए वह एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली में O2 मौजूद होता है और एल्वियोली के अगल बगल में बहुत सारी रक्त कोशिकाएं फैली होती है, रक्त कोशिकाएं फैली होती है। एल्वियोली से वह O2 को ले लेती है मिश्रण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, डिफ्यूजन मेथड द्वारा वह क्या करती है, कोशिका रक्त केशिका है, इसको हम कहते हैं रक्त केशिका है। जब हम रक्त का चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे वहां पे रक्त केशिकाएं फैली होती है, ठीक है, केशिकाएं होती है जो क्या करती है, एल्वियोली से O2 को ले लेती है। और रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। यही हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है। तो जो रक्त में हेमोग्लोबिन होता है वह O2 को पकड़ लेता है, ठीक है, और O2 के साथ मिल जाता है। तो जब हेमोग्लोबिन O2 के साथ मिल जाता है तो उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है और इसे ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर ऑक्सीजन को लेके कोशिकाओं तक पहुंचता है या ऊतक तक पहुंचता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, भोजन के अणुओं का विखंडन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। भोजन के विखंडन जब तक नहीं होगा ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में जरूरी होता है। ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पहुंचता है उत्तर या कोशिका के पास, तो वहां पे छोटे छोटे अणुओं में भोजन को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन नीचे आया और O2 इसको दे दिया, ऊतक और कोशिकाओं को O2 दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। और ऑक्सीजन ये विखंडन के बाद ऊतक और कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन का उपयोग विखंडन में करती है। तरल अणु जो हमने भोजन किया था उसको सरल अणुओं को का विखंडन करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है और CO2 का भी निर्माण करती है। और CO2 को क्या करता है, फिर से तो ऊर्जा का तो हम लोग उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, और CO2 को क्या करता है, फिर से वही रुधिर की कोशिकाओं के द्वारा रुधिर में छोड़ दिया जाता है। रुधिर केशिकाओं द्वारा फिर CO2 को क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारी केशिकाएं होती है जो हमारी कोशिकाओं से जुड़ी होती है, तो वह क्या करता है, CO2 फिर से ब्लड को दे देता है और फिर ब्लड में जो मौजूद हेमोग्लोबिन है वो CO2 को पकड़ लेता है और अब इसे हम कहेंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब CO2 युक्त जो हेमोग्लोबिन होता है, CO जब हेमोग्लोबिन उसको पकड़ लेता है या CO2 युक्त जो रक्त होता है उसे हम कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, या उसे हम क्या कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम सीरीय रक्त भी है, हमने यहाँ रखा है। यह CO2 को ब्लड पकड़ लेता है, हेमोग्लोबिन पकड़ लेता है और फिर से वापस कहाँ ले आता है, फेफड़ा में ले आता है। और फेफड़ा में वही रक्त केशिकाएं और यह एल्वियोली, यह हमारा एल्वियोली है और यह रक्त केशिकाएं है। तो रक्त केशिकाएं जो है यह एल्वियोली को दे देता है, विस्तरण प्रक्रिया द्वारा दे देता है, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा आंशिक दाब वायु प्रेशर के कारण यह एल्वियोली से लेता भी है प्रेशर के कारण और एल्वियोली को देता भी है। जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेंगे तो एल्वियोली में जो भी हमारा ऑक्सीजन गया है वो लगभग 21% के आसपास माना जाता है, क्योंकि वायुमंडल में 21% ही होता है, लेकिन फिर भी एल्वियोली के पास ऑक्सीजन ज्यादा है और वहां जो मौजूद है रक्त केशिका है उसमें ऑक्सीजन कम है। तो चूंकि एल्वियोली में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन कम है, इसलिए एल्वियोली क्या करता है, रक्त केशिकाओं को ऑक्सीजन दे देता है, तो वहां से फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंच जाता है रक्त के माध्यम से। और इसी प्रकार जब CO2 को ब्लड लाता है तो यहाँ रक्त केशिकाओं में CO2 अब ज्यादा है क्योंकि यह CO2 को लेके आया है, और यहाँ पर इसके तुलना में CO2 ज्यादा है क्योंकि बेचारा एल्वियोली तो ऊपर से O2 लेके आता है ना, यहाँ CO2 का मात्रा कम होता है एल्वियोली में और रक्त केशिकाओं में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। इस वजह से रक्त केशिकाएं क्या करती है, CO2 जो है एल्वियोली को दे देती है और फिर एल्वियोली क्या करती है, उसे बाहर फेफड़े के माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से फिर बाहर कर देती है। तो आई होप आपको ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में एक्चुअली होता क्या है और किस प्रकार से हम श्वसन की क्रिया को संपन्न करती है, श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में संपन्न होती है। और एक चीज और आप लोगों को बतानी थी, पता नहीं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं क्योंकि ऑफलाइन बैचेज में बता दिए। मंडे को मेरा क्लास ऑफ रहता है तो मंडे को ही मैं वीडियो ज़्यादातर शूट करता हूँ, इसीलिए वीकली वीडियो आता है या कभी कभी किसी वजह से समय मिल गया तो बीच में वीडियो आती है। तो कल आज भी मंडे ही था, बट एक्चुअली संडे को एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा ये हाथ आप देख रहे होंगे इसमें पट्टी है, ये थोड़ा हाथ कट गया था। बट मंडे था, लोग मना कर रहे थे या मम्मी मना कर रही थी कि वीडियो मत बनाओ, दिक्कत होगा, बट फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाया है क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ व्यूज बढ़े हैं तो एक्चुअली लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं पीछे हटना चाहिए था और जब व्यूज आता है तो मुझे भी मोटिवेशन बढ़ता है।
तो फिर मैंने सोचा कि फिर ये मंडे बीत जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट मंडे को ही शूट कर पाऊँगा या वीडियो बना पाऊँगा। मैंने सोचा क्यों मैं समय बर्बाद करूँ, मैं बना देता हूँ। तो इस वजह से मैंने आज वीडियो बनाया है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और जो भी मैंने बताया है उस चीज़ को आसानी से आप लोग समझे होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अगेन सेम चीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।